Dear students, today is the lecture number 12 of fluids, and we were discussing surface tension. And in the last lecture, we discussed that whenever there is a spherical liquid drop, suppose it is a water drop, and if the outer pressure is P0 and inside pressure is P1, then P1 is greater than P0 and the pressure difference delta P, that would be equals to P1 minus P0 is equals to 2T by radius. Suppose the radius is R, capital R, so this, when this is a liquid drop. But if we have a bubble, spherical bubble, then here is gas or something, here is also air. So inside pressure is P1 and outside say inward की तरफ pressure अगर P0, then the excess pressure P, delta P equals to P1 minus P0, and that would be equals to 4T by R. and अगर बाहर की प्रेशर P0 है तो अंदर का प्रेशर कितना होगा? ये डेल्टा P क्या होता है? एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप ओवर हियर, एंड हियर डेल्टा P इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल. लेकिन एब्सोल्यूट प्रेशर P1 अंदर जो है वो क्या हो जाएगा? वो बाहर की कंपैरिजन में ज़्यादा होगा. कितना ज़्यादा होगा? इस इक्वेशन से मुझे मिल जाएगा P0 प्लस 2T बाई आर. यस, नो? यस, वेरी गुड. और यहाँ पे मैं थोड़ा डिवीजन कर लेता हूँ. इस साइड में देखो तो यहाँ पे P1 माइनस P0 इक्वल टू 4T बाई आर आता है. सो P1 जो अंदर का एब्सोल्यूट प्रेशर, दैट वुड बी इक्वल्स टू P0 को उधर भेज दूंगा तो P0 प्लस 4T बाई आर. मतलब अब समझ गए हो कि अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा बाहर के कंपैरिजन में. अगर बाहर P0 है तो अंदर हो जाएगा P0 प्लस 4T बाई आर. और अगर यहाँ पे बबल के लिए और ड्रॉप के लिए बाहर अगर P0 है तो अंदर हो जाएगा P0 प्लस 2T बाई आर. ये P1 प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ है. ठीक है, इतना हमें पता है. और अगर रेडियस कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा. मैंने इस प्रेशर वर्सेस ये रेडियस अगर कैपिटल R है और प्रेशर डेल्टा P, एक्सेस प्रेशर जो है, इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो देखा डेल्टा P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. डेल्टा P होता है 2T बाई आर बबल के ड्रॉप के लिए, और बबल के लिए डेल्टा P होता है 4T बाई आर. बट दोनों के केस में क्या होता है बाबू? दोनों के केस में डेल्टा P इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. डेल्टा P इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर. मतलब मैंने डेल्टा P कभी कभी इसको P से भी डिनोट करते हैं सिर्फ, और P, और आई कैन से एक्सेस प्रेशर अगर इधर प्लॉट किया और यहाँ पे रेडियस, तो ग्राफ वुड लुक लाइक दिस, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. राइट? तो ये सब चीज़ हम जानते हैं. अभी आज के लेक्चर में मैं एक केस बताऊंगा जो आप समझने की कोशिश करो. देखो क्या है बेटा? फॉर्मिंग अ डबल बबल. ये डबल बबल क्या होता है? यहाँ पे एक बबल है जिसका रेडियस मान लेते हैं, चलो कैपिटल R1, और यहाँ पे और एक बबल है. सेम सोप फिल्म का बबल बनता है तो ये सोप फिल्म का ही मान लो. इसका रेडियस R2 एंड R1 इज ग्रेटर देन R2. ये दिख रहा है मुझे फिगर से भी, राइट?
अब कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा दो बबल एक के ऊपर एक अटैच होके ऐसा बन जाता है, देखा कभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा। जैसे कभी कभी हम लोग सोप फिल्म से बबल बनाते हैं, कभी बड़ा बबल बना, कभी एक छोटा बबल बना। अब ये दोनों बबल अगर एक दूसरे की कांटेक्ट में आ गया तो ऐसा हो जाता है। बड़ा बबल जो है उसका रेडियस चेंज नहीं होगा, एज इट इज रह जाएगा, ये रेडियस कैपिटल R1 है। छोटा बबल जो है उसका रेडियस एज इट इज रह जाएगा, R2 है। लेकिन ये दोनों बबल का जो कॉमन सरफेस है यहाँ पे, ये कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या रहेगा, ये है सवाल। ये कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर ना ही तो R1 की इक्वल होगा, ना ही तो R2 का इक्वल होगा। एक नया कर्वेचर बन गया। देखो, अगर R2 का इक्वल होता है इसका कर्वेचर, तो ये ऐसा वाला ये जो स्फीयर है ये ऐसा डॉटेड करके इसी तरह आ जाता, राइट, इधर से आ जाता, लेकिन नहीं आया। देखो यहाँ पे कर्वेचर थोड़ा बड़ा हो गया। और अगर इसका रेडियस के बराबर सेम एज इट इज रहता तो इधर से आ जाता सरफेस, लेकिन ऐसा भी नहीं आया, एक नया कर्वेचर बना दिया उसने। चलो देखते हो अभी इसका कर्वेचर क्या होगा। मान लो ये एक कोई आर्बिट्ररी इमेजिनरी एक स्फीयर का पार्ट है, ये ऐसा कोई स्फीयर का पार्ट है, ये ऐसा कोई स्फीयर का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, ये जो A से B तक की जो कॉमन सरफेस है। अब देखो इस पार्ट का इधर से प्रेशर कितना है, ये बबल के अंदर प्रेशर जो होता है क्या होता है, छोटा बबल के अंदर मान लेते हैं इसको P2 क्या होगा, P0 प्लस 4T/R, वेरी गुड, R2। और इस बबल में प्रेशर कितना होगा आउटवर्ड, P1 मानता हूं, तो P1 कितना होगा, P0 प्लस 4T/R1। चलो ये मुझे P1 और P2 पता है। अब ये दोनों स्फेरिकल बबल यहाँ पे दिखा मैंने, तो इधर से प्रेशर जो है ये भाई साहब P1, ठीक है, इधर से प्रेशर जो है P2। अब अभी देख के बताओ P2 ज्यादा है या P1 ज्यादा है, क्योंकि इसका रेडियस छोटा है तो P2 ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है तो P1 कम है, तो इधर से प्रेशर कम है, इधर से प्रेशर ज्यादा है, तो P2 ज्यादा है, तो P2 ज्यादा होगा तो इस तरफ कर्वेचर रहेगा, P2 की साइड में कर्वेचर, तो इधर से P2 इधर से P1, है ना, ऐसा कर्वेचर है। ये कर्वेचर को मैं इधर दिखा तो P2 ज्यादा होगा, जिधर से ज्यादा होगा उधर कनकेव रहेगा, राइट, हम लोगों ने पहले पढ़े थे। तो अभी इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, न्यू रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R हुआ तो क्या लिखेंगे, इधर से भैया P2 है, इधर से P1 है, तो हम लिख सकते हैं इस कर्वेचर की दोनों साइड में जो एक्सेस प्रेशर या प्रेशर का डिफरेंस है वो है P2 माइनस P1 डेल्टा P। और इसके लिए मैं लिख सकता हूँ कॉमन फॉर्मूला 4T/R। R क्या है, इस भाई साहब का भी नया कर्वेचर हो, वेरी गुड। अभी देखो ये P2 और P1 की जगह पे मैं ये भाई साहब सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो क्या मिलेगा, P2 की जगह पे मैं क्या सब्सटीट्यूट करूँ, P0 प्लस 4T/R1, वेरी गुड, माइनस P1 की जगह पे नहीं, P2 की जगह पे क्या सब्सटीट्यूट, ये वाला P0 प्लस 4T/R2, वेरी गुड। P1 की जगह पे ये भाई साहब P0 प्लस माइनस इंटू किया तो माइनस हो जाएगा 4T/R1, ये भाई साहब बचा 4T/R, ठीक है। अभी ये P0 कैंसिल आउट हो गया भैया, बचेगा क्या, 4T/R2 माइनस 4T/R1 दैट इज इक्वल टू 4T/R। ऊपर से 4T कैंसल्ड आउट कर सकते हम लोग, तो क्या बचेगा, 1/R2 माइनस 1/R1 दैट इज इक्वल टू 1/R। यहाँ से मुझे कॉमन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एलसीएम लेके हम निकल सकते हैं कि 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 बाय R1 R2। तो इसके इन्वर्स कर दूंगा तो क्या मिलेगा, इधर लिखता हूँ, इन्वर्स कर दूंगा इसको तो क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा वो है R इक्वल्स टू R1 R2 बाय
बाई R1 माइनस R2। सो ये नया रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कॉमन सरफेस, जो ये भाई साहब से भी ज्यादा है, R1 से भी ज्यादा है, R2 से भी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। अभी एग्जाम में क्या होगा, एक स्फीयर का बबल का रेडियस दे देगा, दूसरा बबल का भी रेडियस दे देगा, और आपको बोलेगा ये दोनों कॉमन सरफेस जो बनाएगा उस कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो। अब ये फॉर्मूला से निकाल दोगे। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है, R1, R2 एंड R। कोई भी 2 दे देगा तो आप तीसरा ढूंढ लोगे। ठीक है, गुड, ये याद रखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक बता रहा हूं मैं। फॉर्मिंग अ सिंगल बबल, मतलब 2 बबल्स है जिसका एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर a लिया मैंने और दूसरे का रेडियस ऑफ कर्वेचर b है। अब ये दोनों ज्वाइन होके एक सिंगल बबल फॉर्म किया। वो डबल बबल था, पहले जो डबल बबल जो है वो कंप्लीटली 2 मिलके एक नहीं बना था, एक के ऊपर एक बैठा था। अभी ये दोनों मिलके एक बना दिया। कंडीशन क्या है, आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन मतलब ये दोनों एक साथ कंबाइन होने के टाइम में जो नया बना एक बड़ा बबल, तो इस केस में बड़ा बबल का टेम्परेचर और इन दोनों का टेम्परेचर सब सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए आइसोथर्मल कंडीशन में ये काम किया गया है, मान लो ऐसा। तो क्या होगा, यहाँ पे अभी जो बड़ा बबल फॉर्म हुआ और छोटा 2 बबल्स था ए एंड बी रेडियस का, तो अभी क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन अमोंगस्ट किसके बीच में, ए बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में एक रिलेशन ढूंढेंगे, और कभी कभी पूछेगा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए एक फॉर्मूला निकालो इन टर्म्स ऑफ ए बी और सी। चलो कुछ भी दे, हम एक रिलेशन ढूंढ लेंगे जिसमें ए बी सी एंड टी, सरफेस टेंशन टी, ये चारों रहेगा। अगर ऐसा रिलेशन ढूंढ लिया तो क्वेश्चन ये ऊपर वाला रहे चाहे नीचे वाला रहे, एक ही आंसर आएगा। ठीक है, ओके फाइन। अभी ये आइसोथर्मल कंडीशन में मैंने 2 बबल कंबाइन करके एक सिंगल बड़ा बबल बनाया। तो एक बात है, इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ गैस था, लेट मी N1 मोल गैस था, N1 मोल, हाँ, और यहाँ पे N2 मोल गैस था, और यहाँ पे अभी कंबाइन होकर N मोल गैस हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ N मोल गैस जो बना है उसमें N1 मोल प्लस N2 मोल मिलके ही बना है, कोई गैस बाहर नहीं गया और बाहर से कोई अंदर नहीं आया। आइसोथर्मल कंडीशन में ऐसा किया गया। जहाँ पे N1 क्या है, N1 है नंबर ऑफ मोल्स इन ए बबल, पहला वाला बबल में। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन बी बबल जो है, बी रेडियस वाला बबल में। और N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन सी बबल। अगर ऐसा 3 नोटेशन ले लिया मैंने तो आप समझ ही सकते हो कि ये दोनों जितना अमाउंट, मोल किसका यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। तो यहाँ पे जितना अमाउंट गैस है, यहाँ पे जितना अमाउंट गैस है, दोनों मिलके यहाँ पे सारे अमाउंट आ गया। यस नो, तो N इक्वल टू N1 प्लस N2। अभी आइसोथर्मल कंडीशन है। अच्छा, आइसोथर्मल कंडीशन हो चाहे कुछ भी हो, हम ऐसा, ये वाला इक्वेशन तो सबको पता है ना, पी वी इक्वल्स टू nRT, राइट, वेरी गुड। अभी इस भाई साहब के अंदर प्रेशर अगर P1 है और इसका वॉल्यूम V1, ये प्रेशर
और यहाँ पे प्रेशर जो दे रहा है P2 और इस भाई साहब का वॉल्यूम V2 और यहाँ पे प्रेशर दे रहा है P और भाई साहब का वॉल्यूम V। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से इस इक्वेशन के हिसाब से देखो तो N क्या हो जाता है PV/RT हो जाता है, राइट, PV/RT। तो N1 की जगह पे लिखूंगा मैं P1V1/RT। टेम्परेचर T, टेम्परेचर तीनों का सेम है, नहीं N की जगह पे रखूँ क्या, N की जगह पे रखूँ मैं PV या पे प्रेशर एंड वॉल्यूम V/RT। N1 की जगह पे रखो P1V1, N1 किस में, इसमें, बाय RT। टेम्परेचर सब में सेम है और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो भाई साहब तो सबके लिए सेम ही होंगे, राइट। और N2 किसके लिए, इस भाई साहब के लिए, तो इस भाई साहब का है P2V2/RT। ठीक है, अब तीनों में RT राइट हैंड साइड में RT कॉमन लूंगा और यह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा PV = P1V1 प्लस P2V2। वेरी गुड, आगे बढ़े। P, ये भाई साहब के यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा आपको पता है, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि बबल के अंदर प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर P0 लिया मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से सब में P0 है, बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, तो अंदर P हो जाएगा, ये P की जगह पे P0 प्लस सरफेस टेंशन T है तो 40 बाई इसका रेडियस C इंटू वॉल्यूम V, है ना, यस। और इस भाई साहब का क्या होगा, P की जगह P0 1 वाला, ये वाला P0 प्लस 40 बाई रेडियस A है इंटू V1। वेरी गुड, प्लस ये P1 V1 हो गया, P2 इसके अंदर का प्रेशर, इसका अंदर का प्रेशर हो जाएगा P0 प्लस 40 बाई B, रेडियस उसका B है, इंटू इसका वॉल्यूम V2। चलो तीनों टर्म्स लिख लिया मैंने, कोई बात नहीं, अभी इसको सिंप्लीफाई करूँगा। P1 प्लस 40 बाई C इंटू वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, V बोलते इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये बड़ा बबल का रेडियस C है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R³ होता ना, अभी C³ हो जाएगा, राइट। दिस इज इक्वल टू P0 प्लस 40 बाई A, और इस भाई साहब V1 इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम में क्या आ जाएगा, रेडियस A है तो 4/3 पाई A³ प्लस P0 प्लस 40 बाई B, और V2 किसका वॉल्यूम है, ये भाई साहब का वॉल्यूम जिसका रेडियस B है, तो ये भाई साहब हो जाएंगे 4/3 पाई B³। ठीक है, अब ये 4/3 कॉमन जाएगा इन दोनों में से और इसके साथ कैंसल्ड आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, लिख लेते P0 प्लस 40 बाई C इंटू C³ इक्वल्स टू P0 प्लस 40 बाई A इंटू A³ प्लस P0 प्लस 40 बाई B इंटू B³, बराबर। अभी इसको ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट ओपन करके ये P0 इंटू C³ हो जाएगा प्लस 40, और यहाँ पे नीचे C है, C³ से इंटू करेंगे तो C² हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में इतना बचा। यहाँ पे क्या बचेगा, P0 इंटू A³ प्लस एक A कैंसिल आउट होके 40 इंटू A² हो जाएगा, राइट। वेरी गुड, इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे P0 इंटू B³ प्लस 40, नीचे एक B कैंसिल आउट होके B² बचेगा, बराबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभी हम क्या करेंगे, ये चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे P0 C³ है, यहाँ पे P0 A³ है, यहाँ पे P0 B³ है, ये सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते तो क्या हो जाएगा, या इस सबको राइट हैंड साइड में लेके जाके इसको ये 40 C², 40 A², 40 B², इन भाई साहब को सबको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूँ। ये ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या करूँगा, 40 C²। अच्छा मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर से, यहाँ पे बचा है P0
सी क्यूब प्लस 4t सी स्क्वायर इक्वल टू पी नॉट ए क्यूब प्लस 4t ए स्क्वायर प्लस पी नॉट बी क्यूब प्लस 4t पी स्क्वायर, ऐसा बचा था लास्ट स्टेप में। एम आई राइट? तो चेक कर लेते हैं। हाँ बराबर। तो अभी क्या करते हैं, 4t सी स्क्वायर को यहाँ पे रहने देते हैं और इसको भी इसको लेके आते लेफ्ट हैंड साइड में। 4t ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4t बी स्क्वायर। राइट हैंड साइड में क्या रह जाएगा, पी नॉट ए क्यूब प्लस पी नॉट बी क्यूब माइनस ये भाई सब आ जाएंगे पी नॉट सी क्यूब। बराबर, वेरी गुड वेरी गुड। अभी यहाँ से 4t कॉमन ले लेंगे, बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा पी नॉट कॉमन लूंगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। सो भैया यहाँ पे बचेगा क्या, टी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब डिवाइडेड बाई 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है सरफेस टेंशन एंड ए बी सी के बीच में रिलेशन। और कभी कभी आपको किताब में कहीं पे भी अगर ये सब मिला, कभी ये थोड़ा रीअरेंज करके लिखेगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, पी नॉट ये माइनस वाला पहले सी क्यूब, माइनस अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, ये माइनस सी क्यूब हो जाएगा प्लस सी क्यूब और प्लस ए क्यूब बन जाएगा माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन जाएगा माइनस बी क्यूब। तो ऊपर से माइनस कॉमन लिया, नीचे से भी माइनस कॉमन लूंगा तो ऊपर का माइनस और नीचे का माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 4। ये भाई सब माइनस कॉमन लिया तो एस क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस वाले प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है कभी कभी। तो ये हुआ सरफेस टेंशन एंड एबीसी के बीच में रिलेशन। अगर दो बबल कंबाइंड होके एक बड़ा बबल बना तो। नाउ एक स्पेशल केस, इफ the process is done in वैक्यूम में किया, देन पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो जीरो हो जाएगा ना, मतलब वैक्यूम में किया तो एटमॉस्फेरिक क्या प्रेशर आएगा, कोई एयर है ही नहीं उसमें, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो जाएगा वैक्यूम में किया तो। और इन अदर वर्ड्स कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकते हैं कि इग्नोर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये भाई साहब जीरो मतलब ऊपर जीरो इंटू समथिंग जीरो हो गया, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा, 4t इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये पी नॉट जीरो हो गया तो जीरो इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ये भाई साहब जीरो हो गया तो ये 40 भी इधर भेज दूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो बचेगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब वो जो दो बबल मिलके एक बड़ा बबल बना था, अगर वैक्यूम में ये प्रोसेस होता तो इसका रेडियस का स्क्वायर प्लस इसका रेडियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ये बड़े वाले का रेडियस का स्क्वायर सी स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कब होता है, जब छोटा एक बबल और एक बबल, इसका रेडियस ए इसका रेडियस बी, दोनों कंबाइन करके मैं एक बड़ा बबल बना लिया जिसका रेडियस सी, तो ये रिलेशन सेटिस्फाइड होता है ए बी और सी के बीच में। कब होगा, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैं इग्नोर करूंगा, जीरो लूंगा, या तो क्लियरली बता देगा द प्रोसेस इज डन इन वैक्यूम तब। और वैक्यूम में नहीं होगा तो ये रिलेशन बैठा रहेगा। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये ऑप्शन में भी था किसी एक बार नीट या तो जेई एग्जाम में, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। ओके, अब मैं जो आपको पूछने जा रहा हूं, ये जेई में किसी एक बार आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है भैया, ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग।
क्या है क्वेश्चन पहले देख लेते। मान लो यहाँ पे एक सॉरी एक स्क्वायर फ्रेम के अंदर एक फिल्म बना है, सोप फिल्म, और उसमें एक थ्रेड डाल दिया, क्लोज्ड थ्रेड है लेकिन आर्बिट्ररी शेप बना के रखा। थ्रेड है तो फ्लेक्सिबल है, कोई भी शेप में रखा जा सकता है। तो एक फिल्म के अंदर एक थ्रेड है और एक कंप्लीटली एक फ्रेम में एक सोप फिल्म बना है, ठीक है। अभी किसी तरह मैं ये थ्रेड के अंदर का पोर्शन का फिल्म को तोड़ दिया, मारा, किसी से मार के तोड़ दिया, तो क्या हो गया, ऐसा हो गया, या अंदर का फिल्म चला गया। मान लो मैं इरेज कर देता हूं इस पार्ट को, या अंदर का फिल्म नहीं है। अब बाहर फिल्म है। अभी ये बाहर जो फिल्म है ये क्या करेगा, कोशिश क्या करेगा, ये इसका सरफेस जो है इट विल पुल फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, इधर पुल करेगा। अच्छा, पहले क्या पुल नहीं कर रहा था, पहले भी पुल कर रहा था, लेकिन अंदर भी फिल्म था तो अंदर का फिल्म कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था तो इधर पुल कर रहा था, बाहर का फिल्म ऐसे पुल कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, दोनों। तो ये बैलेंस कर रहा था एक दूसरे को। तो ये थ्रेड जिस शेप में रखा गया उसी शेप में था, लेकिन अभी अंदर का फिल्म तोड़ दिया मैंने, तो ये बाहर का जो फोर्स है ये चारों तरफ से इसको पुल करेगा। ये इधर का जो फिल्म है ये वाली पोर्शन का, ये फिल्म उसको चारों तरफ से पुल करेगा, फिल्म का सरफेस टेंशन की वजह से ये फोर्स। तो ये भाई साहब आर्बिट्ररी शेप में अभी नहीं रहेगा, क्योंकि इधर वाला जो एरिया है ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो एरिया कम होने की कोशिश करेगा। तो ये फिल्म ओपन होने का, ओपन मतलब अब स्प्रेड होने का, अगर स्पेस है, स्प्रेड होने का अपॉर्चुनिटी है तो स्प्रेड होगा। तो ये भाई साहब स्प्रेड होते होते क्या हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन में आ जाएगा, ये इधर दिखा एग्जैक्टली सर्कुलर बन जाएगा और स्प्रेड नहीं हो सकता, और स्प्रेड होगा तो फिल्म ये थ्रेड टूट जाएगा। तो ऐसे वाले एकदम सर्कल बन के बैठा है, यूनिफॉर्म सर्कल। और यूनिफॉर्म सर्कल बना है तो ये जो थ्रेड है यहाँ पे, ये थ्रेड में कभी टेंशन आ गया, टाइट हो गया थ्रेड, तो मेरा सवाल है फाइंड द टेंशन, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड। थ्रेड में मुझे टेंशन ढूंढना है। अब ये जो फिल्म बचे, इस फिल्म का सरफेस टेंशन टी है। अच्छा, ये टेंशन को मैं टी लिखूंगा तो ये टी और वो टी कंफ्यूज हो जाएंगे। टेंशन को फोर्स की तरह एफ लिखते हैं, चलो, क्योंकि टेंशन इज नथिंग बट अ फोर्स। तो मुझे वो टेंशन मतलब एफ ढूंढना है, कैसे ढूंढे। अब इसका रेडियस बता दिया, रेडियस है आर, ठीक है। अब क्या करें देखते हैं कैसे निकाला टेंशन। अच्छा, ये जो चीज़ है इसका मैं छोटा सा एक पोर्शन ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ये पोर्शन मैं इधर दिखाता हूँ, ये पोर्शन, ठीक है। अभी इस पोर्शन का भी छोटा सा पोर्शन ले लेते, यहाँ पे ये है मान लो डीएल लेंथ, और ये सेंटर है भैया का, तो ये सेंटर है, तो सेंटर से ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये सर्कुलर थ्रेड का, तो दिस इज रेडियस, और ये एंगल जो बनाया थीटा, ठीक है। अब ये थ्रेड में टाइट है थ्रेड, तो टेंशन है, फोर्स है, वो कौन सी डायरेक्शन में, इधर है, इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, राइट। जो फोर्स हमें ढूंढना है एफ, इधर भी एफ है। अभी क्या करते हैं, थीटा जो एंगल बना है सेंटर में, ये डीएल लेंथ, ये इसको सीधा इसको बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं मैं एक, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भैया, थीटा बाई 2। थीटा वैसे स्मॉल है तो थीटा बाई 2 तो और भी स्मॉल है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, डीएल कितना है, ये आर रेडियस है, एंगल थीटा है, तो मैं इधर लिख देता हूँ डीएल होता है आर इंटू डी थीटा, है ना। चलो, इसको काम आएगा कभी ना कभी। अब ये जो फोर्स है ये ऐसे डायरेक्शन में है, इस फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा मैं, एक तो ये कंपोनेंट, दूसरा इधर वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। ये जो कंपोनेंट है इट इज पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब हम बोल सकते हैं अलोंग द सेंटर। इधर पे भी जो फोर्स है इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, इधर एक और इस डायरेक्शन में एक, बराबर। तो दोनों साइड में सेम केस होगा,
अब ये थीटा बाई टू है तो ये भाई साहब भी थीटा बाई टू, बराबर। ये भाई साहब थीटा बाई टू, तो और ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बना के रखा, और ये भी टेंजेंट है इस रेडियस का, इस रेडियस का ये टेंजेंट है। तो ये थीटा बाई टू हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा बाई टू, तो ये भाई साहब हो गया थीटा बाई टू, दिस इज थीटा बाई टू, ठीक है, ओके। अगर ये थीटा बाई टू और इधर फोर्स है एफ, तो फोर्स एफ का थीटा बाई टू के अलोंग जो कंपोनेंट होगा दैट इज एफ कॉस थीटा बाई टू, वेरी गुड। और इधर क्या हो जाएगा, इधर कॉस थीटा हो गया, तो यहाँ पे एफ साइन थीटा बाई टू, वेरी गुड। इसके लिए भी सिमिलर केस होगा, ये आधा होगा थीटा बाई टू, ये आधा थीटा बाई टू यहाँ पे, तो इधर भी थीटा बाई टू, तो ये एफ का इधर वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस आर को इधर से हटा के इधर लिख लेता हूं मैं, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा बाई टू। तो यहाँ पे एक एफ साइन थीटा बाई टू है इधर, और एक एफ साइन थीटा बाई टू, सो 2f साइन थीटा बाई टू इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यस नो, इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, यस नो, डाउनवर्ड। सो टुवर्ड्स द सेंटर जो फोर्स बच रहा है, भले ये पैरेलल टू द ए एक्सिस, उसको ही हम लोग टुवर्ड्स द सेंटर मानेंगे, जो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा भैया, ये इस लाइन की, डॉटेड लाइन के पैरेलल फोर्स क्या होगा, 2f साइन थीटा बाई टू, और इधर f cos थीटा बाई टू और इधर f cos थीटा बाई टू एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो ये जो आर्क है, ये थ्रेड का आर्क यहाँ से मैंने उठा के इधर दिखाया था, उसके अंदर की तरफ फोर्स है 2f साइन थीटा बाई टू, और बाहर की तरफ कौन सा फोर्स है, ये बाहर की तरफ कौन सा फोर्स दे रहा है, बाहर की तरफ जो फोर्स है वो है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, है ना। वो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कितना होता है, लेंथ इनटू सरफेस टेंशन। तो यहाँ पे जो फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, चलो एफ एस लिखता हूं मैं, तो ये एफ एस जो होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ, ये कितना लेंथ है, यहाँ पे दिखा है डीएल, तो डीएल इंटू भाई साहब क्या है, सरफेस टेंशन, है ना, टी। ये फोर्स जो एफ एस जो है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स है, ये यहाँ पे देखो अंदर की तरफ 2f साइन थीटा बाई टू, तो दे मस्ट बैलेंस ईच अदर, क्योंकि ये अभी स्टैटिक कंडीशन में है। Therefore, what I can say, 2f sin theta by 2 जो अंदर की तरफ है must be equal to ये बाहर की तरफ dl into surface tension, बराबर, वेरी गुड। अब 2f into ये sin theta by 2 को मैं theta by 2 लिखूं, बिकॉज theta is very small, theta by 2 लिख दूं, सिंस क्या है ये पे, ये थीटा वेरी स्मॉल, थीटा बाई 2 इज वेरी स्मॉल, है ना। और यहाँ पे डीएल की जगह पे क्या लिखूं मैं, ये देखो डीएल की जगह पे क्या लिखना चाहिए, आर इंटू डी थीटा, डी थीटा नहीं सॉरी, यहाँ पे थीटा लिया था पूरा का पूरा ना, थीटा लिया था, डी नहीं लेता, सो आर थीटा, सो डीएल इक्वल टू आर थीटा, सो यहाँ पे आर इंटू थीटा लिखना पड़ेगा, इंटू सरफेस टेंशन, बराबर है कि नहीं, एकदम परफेक्ट। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हुआ, क्या गड़बड़ हुआ, ये जो लेंथ है ये डीएल नहीं लेंथ, ये डीएल लेंथ है, जो फिल्म है, ये फिल्म जब खींचता है, एक बात याद करो, जब मैंने एक डीएल लेंथ लिया था सरफेस टेंशन की वजह से इधर जब खींच रहा था, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ तो, ये फिल्म तो ऊपर की साइड में भी है, नीचे की साइड में भी है ना, ऊपर की साइड में भी है, नीचे की साइड में भी है, तो लेंथ एल इधर से ऊपर से खींचेगा, नीचे से भी है। यहाँ पे अगर ये लाइन है, इसको ऊपर भी देखूंगा और नीचे भी देखूंगा, यहाँ पे ऐसे फिल्म देखूंगा और नीचे ऐसे भी देखूंगा, ऊपर ऐसे भी देखूंगा, नीचे ऐसे भी देखूंगा, तो 12 लेंथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीएल की जगह पे हमें क्या लेना है, 2 इंटू डीएल, ये लेंथ ट्वाइस, सो 2, सो हमें डीएल की जगह पे आर थीटा, तो ये 2 इंटू आर थीटा, ठीक है, वेरी गुड। अब ये भाई सब गॉन, और इधर एक थीटा और थीटा गॉन, सो जो फोर्स टेंशन है, ये जो फोर्स है, जो फोर्स हमें ढूंढना था, वो हो जाएगा कितना, 2RT, दैट्स इट। तो फोर्स कितना होगा, 2RT। कभी कभी डायमीटर दे देते तो आर की जगह पे D/2 लिखना पड़ता है, लेकिन अगर रेडियस दे दिया
इस सर्कुलर थ्रेड का, तो ये हो गया फोर्स, टेंशन फोर्स इन द स्ट्रिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2 क्यों लिया समझ लेना, क्योंकि ये जो फिल्म होता है, कोई भी एक फिल्म होता है, तो इसकी ये जैसे एक फ्रेम है, हम लोगों ने लिया था, याद करो। यहाँ पे अगर फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से इधर है तो इतना फोर्स इधर देना था। यहाँ पे जो फिल्म था, ये वाली फिल्म पहले कराए थे, वहाँ पे भी ये लेंथ की जगह पे हम लोगों ने 12 लिया था, क्योंकि फिल्म का फ्रंट एरिया भी है, बैक एरिया भी है, तो दोनों केस में ये लेंथ 2 बार आएगा, तो इसलिए 12 लेंथ लिया था। उसी वजह से इधर भी हम लोगों ने इस लेंथ DL का 2 बार लिया, 12। तो फाइनल आंसर ये, ठीक है, गुड। ओके, चलो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, जिस एग्जांपल में हम लोग अभी जो सीखा इसको अप्लाई करेंगे। लुक एट दिस, ये JEE 2014 में शायद आया था। देख लो क्या बोल रहा है। A thin liquid film is formed between a U-shaped wire. ये एक वायर है and a light slider support. ये एक स्लाइडर है जो मूव कर सकते ऊपर नीचे, सपोर्ट है। ये लाइट है, इसका मास नेग्लिजिबल है, इस बीच में फिल्म बना हुआ है। A weight of 1.5 into 10⁻² न्यूटन। ये भाई साहब का जो वेट है W, that is 1.5 into 10⁻² न्यूटन, 1.5 into 10⁻² न्यूटन, ठीक है। The length of the slider is 30 सेंटीमीटर। ये भाई साहब का लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर, ये लेंथ मतलब 0.3 मीटर, ठीक है। एंड इट्स वेट इज नेग्लिजिबल, इसका वेट नेग्लिजिबल। फाइंड द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म। अब ये फिल्म का सरफेस टेंशन ढूंढने के लिए बोला। देखो यहाँ पे फिल्म है, तो ये फिल्म कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे फोर्स देगा। ये जो फोर्स देगा, यही फोर्स को बैलेंस कर रहा है इसका वेट, और ये फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से है। तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स ड्यू टू, इसका लेंथ L है ना, ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना होगा बाबू, सरफेस टेंशन F इक्वल्स टू सरफेस टेंशन अगर T है तो इज द सरफेस टेंशन इनटू ये लेंथ, फ्रंट साइड में भी फिल्म है, इसका बैक साइड में भी फिल्म है ना, पीछे की साइड में, तो 12 लेंथ लेना पड़ेगा। अभी जिसकी बात कर रहे थे, हाँ, फिल्म का फ्रंट साइड भी है, फिल्म का नीचे की साइड भी है ना, बैक साइड ये वाली साइड, तो इसलिए मैं, और दोनों इस लेंथ के साथ कनेक्टेड है, तो फ्रंट साइड के लिए एक बार L, बैक साइड के लिए दोबारा L, तो 12 हो जाएगा। तो दिस इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एंड ये सरफेस टेंशन वाला फोर्स बैलेंस कर रहा है W को, so therefore I can say F equals to W, therefore I can say T into 12 that must be equals to W की जगह पे W का वैल्यू दे दिया 1.5 into 10⁻², as simple as that। सरफेस टेंशन आ जाएगा 1.5 into 10⁻² divided by 2L, that means 1.5 न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, into 10⁻² divided by 2 into L की जगह पे 0.3, बराबर। तो 0.3 है 1.5, मतलब 1.5 by 0.6 into 10⁻², that means भाई सब कैलकुलेशन करेंगे तो 6 into 2.5 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर, और अगर डेसिमल में लिखोगे 025 न्यूटन पर मीटर। दिस इज सरफेस टेंशन, ठीक है, वेरी सिंपल। ओके, अभी हम चलेंगे एक नया कंसेप्ट पे, इसी चैप्टर का है लेकिन बहुत ही अलग एक कंसेप्ट में चलेंगे। अभी देखो क्या बोल रहा है कंसेप्ट, हेडलाइन देखो इसका क्या है, शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्कस एंड एंगल ऑफ कांटेक्ट। कंप्लीटली नया चीज है, अभी तक जो पढ़ा उससे अलग ही कुछ है। एक बात ध्यान से सुनना,
ये लिक्विड का, ये कंटेनर में लिक्विड है, लिक्विड का टॉप सरफेस देखो हॉरिजॉन्टल है, राइट। टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं होगा, रेस्ट में यहां कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, फिर भी टॉप सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है इसके ऊपर, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स है सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स है, तो नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उसका परपेंडिकुलर होता है फिल्म का सरफेस का ओरिएंटेशन। तो ये फिल्म परपेंडिकुलर है क्योंकि नेट फोर्स, ये जो फोर्स है इसके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, तो आराम से बैठा है, ठीक है। अभी बात यहाँ पे क्या आता है, बात आता है कि ये पॉइंट जहां पे ये लिक्विड इस कंटेनर की दीवार के साथ कांटेक्ट में है, वहां पे क्या होगा देखते हैं। देखो एक बात, यहाँ पे तो हम लोगों ने, याद है आपको कि मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना के दिखाया था, कोई एक मॉलिक्यूल लेके कि चारों तरफ फोर्स इक्वल होगा, इसलिए जो अंदर रहता है मॉलिक्यूल लिक्विड की उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, इसलिए वो कैसे भी घूम सकता है। लेकिन जो टॉप पॉइंट में है उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बना के दिखाऊं तो क्या होता है, इसके ऊपर एक डाउनवर्ड नेट फोर्स रहता है क्योंकि ऊपर एयर मॉलिक्यूल है, ऊपर जो खींचता है वो फोर्स कम है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है ये इस मॉलिक्यूल को ज़्यादा फोर्स से खींचता है और सारे फोर्स का रिजल्टेंट डाउनवर्ड है, इसलिए यहाँ का सरफेस ऐसे प्लेन है, ठीक है, वेरी गुड। और वो यहाँ पे एक फिल्म बना के फॉर्म करके रखा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है ये कॉर्नर में जहाँ पे कांटेक्ट में, या तो एक कॉर्नर में कोई एक कॉर्नर पकड़ता हूँ मैं, चलो ये कॉर्नर लेता हूँ, यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। अच्छा, ये फिल्म का जो थिकनेस है ना 1 माइक्रोमीटर होता है, जो ये ग्लास कंटेनर का दीवार 1 माइक्रोमीटर से, सॉरी नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है, तो और दीवार का जो वल है, ये दीवार जो है कंटेनर का वो तो 1 नैनोमीटर से ज़्यादा मोटा ही होगा ना, तो इसको थोड़ा मोटा करके या तो मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से देखूँ तो लगे कि बहुत मोटा है, राइट। मैग्नीफाइंग ग्लास से इसका अगर माइक्रोस्कोप में देखूँ तो लगेगा बहुत मोटा है, ऐसा मोटा दीवार है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहा हूँ मैं इस पोर्शन को, मान लो तो यहाँ पे दीवार बहुत थिक वॉल है। इस कॉर्नर में जो एटम या मॉलिक्यूल है वाटर का, उसके लिए मैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाऊंगा तो ऐसा दिखेगा, बराबर। अभी इसके ऊपर फोर्स क्या, ये वाली मॉलिक्यूल जो है ये सब एडहेसिव फोर्स देगा, इस डायरेक्शन में देगा, इधर देगा, इधर देगा, इधर, हर डायरेक्शन में। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर जितना मॉलिक्यूल्स आता है ये सॉलिड सरफेस का, सब लोग इस वाटर मॉलिक्यूल को, यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको पुल करेगा, ठीक है। और ये सारे फोर्स जो दिखा मैंने, इसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली ऊपर जितना है नीचे उतना है, तो रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में रहेगा, इस डायरेक्शन में रहेगा, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो ये है इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर इस दीवार का जो एडहेसिव फोर्स है, उस एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है इधर। तो दिस फोर्स को मैं ए फॉर एडहेसिव फोर्स लिख लेता हूँ, ये वाली फोर्स को, ठीक है। ये वाली फोर्स को मैंने एफ से डिनोट किया, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको जो खींचेगा इधर का वाटर मॉलिक्यूल, ये भाई साहब कोहेसिव फोर्स है, तो इधर भी खींचेगा, इधर भी खींचेगा, इधर भी फोर्स देगा, तो इस सब का रिजल्टेंट क्या है, देखो 90 डिग्री के अंदर अंदर ये सारे फोर्स है, तो इसका रिजल्टेंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट से 45 डिग्री एंगल बना के जाएगा इधर, ठीक है। तो ये कौन सा वाला फोर्स है, वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल में फोर्स दे रहा है, तो दिस इज फोर्स ऑफ कोहेशन, मतलब कोहेसिव फोर्स। तो ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे एयर का भी फोर्स होगा बट वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कांटेक्ट में जो मॉलिक्यूल है, वाटर का जो मॉलिक्यूल दीवार की कांटेक्ट में है, उसके ऊपर मैंने 2 टाइप के फोर्स बना लिया, दिखा दिया मैंने। एक सारे कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है सारे एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है एफ ए, और सारे कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट है एफ सी, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, फाइनल रिजल्टेंट डिपेंड करेगा एफ ए बड़ा है या एफ सी बड़ा है या दोनों इक्वल है। अगर एफ ए इक्वल टू एफ सी हो गया, लेट मी टेल यू, इफ एफ ए इक्वल टू एफ सी किसी तरह हो गया तो क्या होगा, तो ऐसा हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गया तो ये भाई साहब इन दोनों की रिजल्टेंट बराबर इधर जाएगा, राइट। लेकिन अगर ऐसा हो गया
एफ सी जो है थोड़ा बड़ा है, एफ ए √2 टाइम्स एफ ए कर देता हूं। देखो एक फायदा है √2 टाइम्स करने से, क्या फायदा है मैं दिखाता हूं। तो इन दोनों के बीच में रिजल्टेंट कैसा होगा, एग्जैक्टली ये वाल बराबर होगा रिजल्टेंट। ये अगर एफ सी है, ये भाई साहब एफ ए है, एफ सी है, दोनों का रिजल्टेंट ऐसे होगा। कैसे, मैं डॉटेड लाइन से रिजल्टेंट ढूंढने का जो तरीका है उस तरीके से बता देता हूं। ये एंगल कितना होगा देखते हैं। यह अगर रिजल्टेंट फोर्स है एफ रिजल्टेंट, ये एफ ए है तो इतना भी ए है। ये अगर रेक्टेंगल, ये पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, ये दिस इज एफ ए और ये एफ सी। तो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा ये भाई साहब एफ ए बाई इधर वाला कौन सा है, एफ आर। वेरी गुड। और साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा ये भाई साहब, ये थीटा है ना, ये ऑपोजिट एफ ए बाई ये हाइपोटेनस एफ सी। ये भाई साहब था एफ सी, एफ सी। अगर ये रिजल्टेंट एग्जैक्टली इस लाइन बराबर जाए, और ये भाई साहब तो 45 डिग्री था थीटा ना, तो ये थीटा 45 डिग्री बोले तो साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू एफ ए बाई एफ सी, बोले तो साइन 45 डिग्री इक्वल टू एफ ए बाई एफ सी, बोले तो ये 1/√2 है, तो 1/√2 बोले तो एफ ए √2 टाइम्स एफ ए इक्वल टू एफ सी। तो जब √2 टाइम्स एफ इक्वल टू एफ सी होता है तो रिजल्टेंट इस की तरफ जाता है, या तो जब रिजल्टेंट इस तरफ जाता है तो ये एंगल 45 डिग्री तो होता ही है, तो एफ ए और एफ सी के बीच में रिलेशन ये होता है, बराबर। ये हम लोगों ने देख लिया। अब बताता हूं रिजल्टेंट ये डाउनवर्ड होने का मतलब क्या है। सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट डाउनवर्ड है तो क्या होगा इस कॉर्नर में, जैसे यहां पे सब फोर्सेस का रिजल्टेंट डाउनवर्ड था तो सरफेस हॉरिजॉन्टल था, तो यहां पे भी रिजल्टेंट अगर डाउनवर्ड है तो यहां पे भी सरफेस हॉरिजॉन्टल रहेगा। सिमिलरली यहां पे भी ऐसे ही रहेगा कि सरफेस हॉरिजॉन्टल ऐसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। सरफेस एकदम इस एंड से लेकर इस एंड तक हॉरिजॉन्टल रहेगा। कब, जब √2 टाइम्स एफ ए मतलब एडहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट का √2 टाइम्स इक्वल टू ये कोहेसिव फोर्स होगा, बराबर, तब हॉरिजॉन्टल रहेगा। लेकिन अगर ये एफ ए थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब एफ सी थोड़ा छोटा हो गया, तो क्या होगा, अगर √2 एफ ए से छोटा हो गया, कौन छोटा, एफ सी छोटा हो गया, तो क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा देखते हैं। इस जगह पे ये बीच में तो ही रहेगा कि सारे फोर्स डाउनवर्ड है तो हॉरिजॉन्टल रहेगा सरफेस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा ही देखा था तो यहाँ पे होता आपका एफ सी, एफ ए बड़ा है राइट, एफ सी छोटा है, तो एफ सी छोटा, ऐसे छोटा दिखाता हूं मैं, ये 45 डिग्री है, ये छोटा दिखाता हूं एफ सी। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालता तो देखो रिजल्टेंट किस तरह आता, ये ऐसा कुछ आता। सो दिस इज एफ आर रिजल्टेंट। कब होगा, ये केस में, मतलब जिस केस में प्लेन्स होता है ऊपर वाला सरफेस, उस केस में एफ ए और एफ सी के बीच में जैसा रिलेशन होता है उसके कंपैरिजन में अगर एफ ए ज्यादा है एफ सी कम है तो रिजल्टेंट इस तरफ आएगा, एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट इस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है अंदर, उसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ होगा, तो यहाँ पे सरफेस कुछ ऐसा कर्व्ड हो जाएगा ताकि यहाँ पे लिक्विड का प्लेन और लिक्विड का सरफेस इस रिजल्टेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, जैसे यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स के साथ लिक्विड का सरफेस परपेंडिकुलर है। इसीलिए जिस केस में एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है कोहेसिव फोर्स कम होता है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, वहां पे कांटेक्ट जहां पे है ग्लास सरफेस या कोई भी सरफेस के साथ, लिक्विड जहां पे कांटेक्ट में है वहां पे ये सरफेस प्लेन नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, ऐसा कर्व हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो जाएगा, ये देखो, क्योंकि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ आर वो यहाँ पे दिखाओ तो ऐसा रहेगा।
एफ आर होगा, और रिजल्टेंट फोर्स के साथ परपेंडिकुलर रहता है सरफेस, तो यहाँ पे ये सरफेस हो जाएगा लिक्विड का, बराबर। मतलब ऊपर से मैं देखूं तो कैसा दिखेगा, ये मैं ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ऊपर भी लिक्विड सरफेस कॉनकेव दिखेगा, कनकेव सरफेस बनेगा। तो ये कनकेव सरफेस किस केस में होता है, ये केस में जब एडहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स। और ऐसा केस होता है एग्जैक्टली किसके केस में पता है, वाटर की केस में ऐसा होता है, वाटर की केस में और अल्कोहल की केस में होता है, अल्कोहल एंड वाटर की केस में ऐसा होता है। और ये वाटर प्योर वाटर नहीं है, जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर की केस में, ड्रिंकिंग वाटर की केस में, ड्रिंकिंग वाटर की केस में। लेकिन प्योर वाटर की केस में जो सिर्फ H2O है और कोई मिनरल्स या कुछ भी नहीं है, प्योर H2 है, प्योर वाटर, प्योर वाटर के लिए नहीं, प्योर वाटर के लिए ऐसा नहीं होगा, प्योर वाटर के लिए बाद में दिखाता हूँ। प्योर वाटर के लिए ये सरफेस और भी ऊपर चला जाएगा। हाँ, ये रियल में ऐसा लिक्विड नहीं मिलता है, ठीक है, बस हाइपोथेटिकल है, रियल में ऐसा मिलता है। और थर्ड केस मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, अगर कोहेसिव फोर्स काफी स्ट्रॉन्गर है, बोले तो एफ सी इज ग्रेटर देन ये √2f, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसके साथ ये जो फोर्स है इसका कोहेसिव फोर्स 45 डिग्री एंगल बना के, 45 डिग्री एंगल बना के जो कोहेसिव फोर्स का ये भाई सब ज्यादा होंगे, एडहेसिव फोर्स यहाँ पे जो है ये कम होगा, ठीक है। ये कोहेसिव फोर्स, ये भाई सब एडहेसिव फोर्स। अब इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना है तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करूं ऐसे, तो ये है रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट कहाँ रहेगा ये लिक्विड के अंदर की तरफ ही जा रहा है रिजल्टेंट, दिस इज एफ आर। अगर रिजल्टेंट अंदर की तरफ, तो यहाँ पे सरफेस परपेंडिकुलर होना है तो सरफेस कुछ इस तरह बन जाएगा, इस तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पे आके ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे भी दिखाता हूं मैं, अगर रिजल्टेंट इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, दिस इज एफ आर, तो ये तो सरफेस ऐसा नहीं रह सकता है ना, ऐसा नॉर्मल हॉरिजॉन्टल नहीं रह सकता है, तो परपेंडिकुलर नहीं होगा रिजल्टेंट फोर्स, तो क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा ऐसे बेंड होना पड़ेगा, राइट, ऐसा बेंड होगा तो नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये टॉप सरफेस विल लुक लाइक ऐसे गया कर्वेचर ऊपर की तरफ, फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, फिर यहाँ पे कर्वेचर ऐसा। सो ऊपर से अगर मैं देखूं तो किस तरह दिखेगा, ये कन्वेक्स दिखेगा। ये होता है मर्क्यूरी के साथ, Hg के साथ। So this is how the upper meniscus of a liquid in a container looks like. All depends on किसका एडहेसिव फोर्स ज्यादा है, किसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। ये कंडीशन सेटिस्फाई किया तो एकदम प्लेन रहेगा, जो रियल केस में नहीं करते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो कनकेव रहेगा ऊपर की तरफ, जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर या अल्कोहल की केस में ऐसा होता है, और ऐसे कन्वेक्स रहेगा ऊपर की तरफ, कनकेव कन्वेक्स रहेगा जो मर्क्यूरी की केस में होता है, ठीक है। तो ये अपर मेनिस्कस का ऐसा ओरिएंटेशन, ये ऐसा इट विल लुक लाइक दिस। अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट ढूंढना अभी आसान हो जाएगा आपके लिए। एंगल ऑफ कांटेक्ट अभी आसान है। ये अगर कंटेनर है जिसमें क्या है बाबू, जिसमें आपका मान लो वाटर है यहां तक, अब अपर मेनिस्कस क्या होगा, या इधर कनकेव होगा या कन्वेक्स होगा। ऐसा अगर कनकेव है जैसे वाटर की केस में होता है, तो ये अपर मेनिस्कस ये आपका कांटेक्ट वॉल के साथ जहां पे टच में है, कांटेक्ट में है, वहां पे ये मेनिस्कस की जो पाथ है या कर्व है, इस कर्व का टेंजेंट ड्रॉ कर लो बस। This is the force of this is the direction of force of surface tension, और ये surface tension इस डायरेक्शन में है। अब surface tension की वजह से फोर्स भी इस डायरेक्शन में है,
तो मैं सरफेस टेंशन की डायरेक्शन ये बताता हूँ एक्चुअली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि कोई भी फिल्म हो वो टेंजेंशियली अपने ऊपर फोर्स देता है, राइट। जैसे यहाँ पे अगर कोई फिल्म है, यहाँ पे ये फिल्म कर्व नहीं है, प्लेन है, इसलिए प्लेन में ही रहेगा, राइट। अगर कर्व फिल्म होता ऐसा वाला तो ये यहाँ पे जो टेंजेंट बनाते यहाँ पे फोर्स देता ना, इसकी तरफ ऐसे फोर्स देता, ऐसे होगा तो ऐसे फोर्स देगा। तो जो फिल्म की सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो फिल्म के कर्वेचर रहेगा, तो इसका टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है हमेशा। तो ये है सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स। अब ये जो पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बना लिया, तो ये लिक्विड के अंदर से वॉल तक जो एंगल होता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली अगर मर्क्यूरी की केस में जो होता है वैसे दिखाओ तो वैसे सरफेस ऐसा होता है, राइट। मर्क्यूरी की केस में ऊपर का कन्वेक्स टाइप का हो जाता है। इस केस में भी मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूं जहां पे दीवार में कांटेक्ट में है। अब लिक्विड के अंदर से इस दीवार तक का जो एंगल होगा, बाहर वाला एंगल नहीं, लिक्विड के अंदर से एंगल, ये एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पे थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में। ऑब्वियसली आप देख रहे हो वाटर की केस में यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, बट यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो मर्क्यूरी के केस में होता है ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। प्योर वाटर के केस में क्या होता है पता है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। प्योर वाटर जो H2 होता है, एग्जैक्टली सिर्फ H2 है और कुछ नहीं, यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा ऐसे उठ जाएगा, ऐसे एकदम कर्वेचर ज्यादा है। तो यहाँ पे आप टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे तो एग्जैक्टली बहुत ही छोटा एंगल बनेगा, ऐसा आएगा, ये बहुत ही छोटा एंगल बनेगा। और डिट्टो प्योर वाटर के केस में, एग्जैक्टली प्योर वाटर के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा अप्रोक्सीमेटली 0 है फॉर प्योर वाटर, मतलब सिर्फ H2 है। तो प्योर वाटर के केस में ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी बनाओ तो ऐसे जाएगा, बहुत ही कम एंगल दिखाया मैंने यहाँ पे ताकि आपको दिखे, लेकिन एग्जैक्टली इस पाथ बराबर ही चला जाएगा, जिस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है प्योर वाटर के केस में। बट ड्रिंकिंग वाटर के केस में ये थीटा अप्रोक्सीमेटली वेरी क्लोज टू 10 डिग्री या 6 डिग्री 8 डिग्री के आसपास रहता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मर्क्यूरी के केस में ये थीटा होता है, मर्क्यूरी के केस में ऑप्टिक्स एंगल अप्रोक्सीमेटली 135 डिग्री के आसपास होता है मर्क्यूरी के केस में, ठीक है, वेरी गुड। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जान लिया हम लोगों ने, और अपर मेनिस्कस ऑफ लिक्विड का शेप कैसा होगा, क्यू होगा, वो देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, now let me give you few informations regarding angle of contact. जो अभी अभी हम लोगों ने एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में डिस्कस किए हैं। जैसे वाटर के लिए ऑलमोस्ट ऐसा होता है, अगर यहाँ पे वाटर है, ऐसा सरफेस होता है, तो दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट, राइट, ओके। और मर्क्यूरी के केस में क्या होता है, अगर ऐसा मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का सरफेस ऐसा हो जाएगा, तो दिस इज सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। अभी एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 से 180 तक वेरी कर सकते हैं। थीटा वेरीज फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है, ये हो सकता है। क्या होता है, थीटा इज 0 किसके लिए, 0 डिग्री फॉर, मैंने अभी अभी बताया, प्योर वाटर, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, इट इज
प्योर वाटर जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर के लिए, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली 8 डिग्री, 6 डिग्री नहीं 10 डिग्री, 8 डिग्री ले लो फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, एक केस मिला है थीटा 90 डिग्री होता है, एक ही केस ऐसा है जो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट ना, ये सरफेस टू सरफेस वेरी करते हैं। वाटर और ग्लास सरफेस, ये ग्लास सरफेस हुआ अगर, तो वाटर और ग्लास सरफेस के बीच में देखूँ तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जैसा होता है। ये सरफेस कुछ और दे दूँ मैं, वाटर की जगह पे दूसरा लिक्विड ले लो तो बदल जाएगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन किसके किस पे, ये लिक्विड पे डिपेंड करता है, सरफेस पे डिपेंड करता है, और एक चीज पे डिपेंड करता है कि ये अगर ये बढ़ा हुआ है अगर पूरा, तो वहां पे चेंज हो जाएगा। वो हम बाद में, यहाँ तक बढ़ा होता अगर तो यहाँ पे आके चेंज होता, उसके केस, वो वाले केस हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थीटा 90 डिग्री किसके लिए होता है? फॉर वाटर एंड सिल्वर सरफेस, सिल्वर सरफेस, वाटर एंड सिल्वर सरफेस के बीच में 90 डिग्री होता है, मतलब एकदम प्लेन होता है। ये अगर सिल्वर सरफेस से बना हुआ ट्यूब है तो एकदम प्लेन रहेगा सरफेस, वाटर सरफेस, टॉप सरफेस। ओके, और एक चीज पे डिपेंड करता है, थीटा डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सरफेस चेंज, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट भी बदल जाएगा। क्या होता है टेम्परेचर के साथ? टेम्परेचर अगर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो थीटा डिक्रीज हो जाता है बाबू, याद रखना। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज हो जाता है। और क्या क्या, और भी एक चीज पे डिपेंड करता है। अगर इस सॉल्यूशन के अंदर, ये वाटर के लिक्विड के अंदर वाटर हो चाहे कोई दूसरा लिक्विड हो, मैंने कुछ सॉल्यूट डाल दिया, जैसे वाटर के अंदर सॉल्ट मिक्स कर दिया, मैंने अच्छे से डाइल्यूट कर दिया, तो क्या होगा देखते हैं। अगर सॉल्युबल है, सॉल्युबल इम्प्योरिटी डाला वाटर के अंदर, इम्प्योरिटी, तो क्या करते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट डिक्रीज होता है, डिक्रीजेस एंगल ऑफ कांटेक्ट, याद रखना ये सारी चीजें। और इनसॉल्युबल या पार्शियली सॉल्युबल, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी क्या करेगा? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डाला तो उल्टा हो जाएगा, इंक्रीजेस एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये इंफॉर्मेशन एंगल ऑफ कांटेक्ट के रिलेटेड आपको याद रखना है, ठीक है? गुड।